डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू शून्य पीसीएस। शून्य पीसीएस की इस इनिशिएटिव में आप सभी लोगों का स्वागत है, जहां पर हम आपके लिए बीपीएससी की जो है ये क्लासेस लेकर आए हैं। हर वो विद्यार्थी जो इस वर्ष बीपीएससी प्रिलिमिनरी एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है, उनके लिए ये क्लासेस हैं। सो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं इंडियन पार्लियामेंट के ऊपर। तो इंडियन पार्लियामेंट अगेन, इस टॉपिक को अगर हम देखें तो यहाँ से प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे गए हैं, और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव में देखिए तो ये अपने आप में जो है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जहां से हर वर्ष अलग अलग तरह की जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है वहां पर सवाल पूछे जाते हैं। जब हम इंडियन पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं तो बेसिकली जो पार्लियामेंट है वो एग्जाम्पल है एक लेजिस्लेटिव ऑर्गन का। जैसा आप सभी लोगों को मालूम होगा कि जो लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स होती हैं उनकी जिम्मेदारी होती है नियम कानून बनाने की। दैट इज, हम जब गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं या सरकार की बात करते हैं, यहाँ पर जब हम गवर्नमेंट की बात करते हैं तो गवर्नमेंट के 3 अंग होते हैं। 3 इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट आर देयर, और जिसमें से पहले ऑर्गन को हम कहते हैं लेजिस्लेचर। और लेजिस्लेचर का मतलब क्या होता है? जो नियम और कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल हो। सो बेसिकली पार्लियामेंट इज एन एग्जांपल ऑफ लेजिस्लेटिव ऑर्गन। ओके। और जब इंडियन पार्लियामेंट की हम बात कर रहे हैं तो इंडियन पार्लियामेंट जो है देश की सबसे बड़ी सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान में रखना है। पहली बार जो पार्लियामेंट है उसका जो इलेक्शन हुआ था, दैट वाज हेल्ड ड्यूरिंग द ईयर 1951 52, 51 से 52 के बीच में इलेक्शन हुआ था। अप्रैल 1952 में जो है पार्लियामेंट का जो है काम करना उसने शुरू कर दिया था। अब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की बात करें, संवैधानिक उपबंधों की बात करें, तो संविधान के भाग 5 दैट इज पार्ट 5 को जब आप पढ़ते हैं तो वहां पर आपको पार्लियामेंट से रिलेटेड आर्टिकल 79 टू आर्टिकल 122 के जो है उपबंध हैं जिनको आपको पढ़ना पड़ेगा, जिनमें अलग अलग प्रकार की जो है इंफॉर्मेशन दी गई है। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ द पार्लियामेंट आपको यहाँ पर समझने को मिलेगा। आपको कॉम्पोजिशन ऑफ द पार्लियामेंट के बारे में जानकारी मिलेगी। पार्लियामेंट का ड्यूरेशन क्या है, इसमें जो ऑफिसर्स हैं उनके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। पार्लियामेंट की जो प्रोसीजर्स हैं, जो मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट है उनके पावर, उनके प्रिविलेजेस से रिलेटेड उपबंध कहाँ मिलेंगे? आर्टिकल 79 से लेकर आर्टिकल 122 तक में। अब बात ये आती है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, जब भारत का संविधान का निर्माण कर रहे थे, तो उनके सामने दो ऑप्शन थे। एक उनके पास ऑप्शन था ब्रिटिश ऑप्शन, और दूसरा उनके पास अमेरिकी संविधान का जो ऑप्शन था वो अवेलेबल था। लेकिन जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, उन्होंने इस ब्रिटिश पैटर्न को जो है सही समझा और उसके साथ जाने का उन्होंने फैसला लिया। इसके पीछे एक कारण ये था कि हमने, कह सकते हैं, जब हम गुलाम थे, दैट मीन जब इंडिया जो एक गुलाम देश की तरह पे था, तो उस समय जो है भारत को जो है इसी ब्रिटिश पार्लियामेंट्री मॉडल से जो है गवर्न किया गया था। तो हमारा एक्सपीरियंस था इस पैटर्न को लेकर, इस पार्लियामेंट्री फॉर्मेट को लेके। सो इस वजह से जो है कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने जब भारत के संविधान का ड्राफ्ट किया, निर्माण किया, तो उन्होंने इसको ब्रिटिश पैटर्न को ही अडॉप्ट कर लिया। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि जब हम पार्लियामेंट की बात करते हैं, तो पार्लियामेंट में हमने, जब प्रेसिडेंट के टॉपिक को हम पढ़ रहे थे, तो हमने कहा था कि प्रेसिडेंट इज नॉट पार्ट ऑफ द लोकसभा और द राज्यसभा। तो लोकसभा या राज्यसभा की सदस्यता नहीं हो सकती है प्रेसिडेंट के पास। इनफैक्ट अगर राज्यों की जो विधानसभा है या विधान परिषद है, वहां की भी सदस्यता आपके पास नहीं होनी चाहिए अगर आपको भारत का प्रेसिडेंट बनना है। बट वी से दैट कि प्रेसिडेंट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर। अब देखिए, इंटीग्रल पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर कहने का मतलब ये है कि मैंने क्या कहा था कि जो पार्लियामेंट है वो क्या है? इट इज एन एग्जांपल ऑफ लेजिस्लेटिव ऑर्गन। और लेजिस्लेटिव ऑर्गन का काम क्या है? कानून बनाना। अब कानून बनाने की प्रक्रिया कैसे है कि देखिए, बिल आता है और इस बिल को हमें क्या करना है? पार्लियामेंट में लाना है। और जब बिल पार्लियामेंट से पास हो जाएगा तो ये आएगा प्रेसिडेंट के पास। और जब प्रेसिडेंट इसके ऊपर अपने हस्ताक्षर करते हैं तो ये बिल अब क्या बन जाता है? लॉ बन जाता है। सो इन दैट सेंस प्रेसिडेंट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लेजिस्लेटिव सेटअप ऑफ दिस कंट्री। सो इसीलिए हम कहते हैं कि पार्लियामेंट जब शब्द का इस्तेमाल करेंगे तो यहां पर हम ना केवल लोकसभा की बात करेंगे,
हम यहाँ पर केवल और केवल राज्यसभा की बात नहीं करेंगे, यहाँ पर हम जो है प्रेसिडेंट को भी जो है इंक्लूड करेंगे। तो ये ध्यान में रखिएगा कि केवल लोकसभा और राज्यसभा ही नहीं रहेगा। जब हम पार्लियामेंट की बात करेंगे तो यहाँ पर हमारे साथ पार्लियामेंट के इस डेफिनेशन में प्रेसिडेंट को भी हमें इंक्लूड करना, और क्यों करना है ये मैंने आपको समझा दिया। अब हम बात करेंगे ऑर्गन्स ऑफ द पार्लियामेंट की। तो देखिए हमारा जो पार्लियामेंट है वो कैसा है, वो बाई कैमरल है, द्विसदनात्मक। द्विसदनात्मक कहने का मतलब क्या है कि दो हाउसेस हैं। पहला हाउस है जिसको हम कहते हैं राज्यसभा, इसको हम काउंसिल ऑफ स्टेट भी कहते हैं, इसको हाउस ऑफ एल्डर या सीनियर हाउस भी कहा जाता है। बेसिकली राज्यसभा में राज्यों का और केंद्र शासित प्रदेशों का जो है रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा कि राज्यसभा रिप्रेजेंट्स स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। अब राज्यसभा को परमानेंट हाउस क्यों कहा जाता है, क्योंकि जिस प्रकार से लोकसभा की एक तय समय सीमा है, कि लोकसभा की क्या तय समय सीमा है कि उसका जो कंस्ट्रक्शन होता है वो 5 साल के लिए होता है। दैट इज एवरी 5 ईयर लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है। लेकिन राज्यसभा के साथ ये नहीं होता है। राज्यसभा जो है परमानेंट हाउस है, कंप्लीट डिसोल्यूशन ऑफ राज्यसभा नहीं होता, इसीलिए इसको हम परमानेंट हाउस की जो है उपाधि देते हैं। संविधान के शेड्यूल 4 को जब आप पढ़ते हैं तो वहां पर आपको इंफॉर्मेशन ये मिलती है कि राज्यों में, दैट इज स्टेट में और यूनियन टेरिटरीज में राज्यसभा की कितनी जो है रिप्रेजेंटेशन, दैट मींस हाउ मेनी स्टेट्स। जैसे कि उत्तर प्रदेश की बात कर ले, बिहार की बात करें तो बिहार से कितने सदस्य जो है राज्यसभा में आएंगे। यूनियन टेरिटरी की बात कर ले कि जैसे कि दिल्ली से कितने सदस्य जो है राज्यसभा में जाएंगे। तो बेसिकली शेड्यूल 4 क्या डिसाइड करता है, एलोकेशन ऑफ सीट्स ऑफ राज्यसभा इन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। वर्तमान में राज्यसभा की जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है वो कितनी है, वो 250 है। दैट मीन्स 238 मेंबर्स जो है राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से आ रहे हैं थ्रू थ्रू इनडायरेक्ट फॉर्मेट ऑफ इलेक्शन। ठीक है, और 12 सदस्य जो नॉमिनेटेड सदस्य होते हैं, जिनको नॉमिनेट कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है, वो कहाँ आ रहे हैं, राज्यसभा में आ रहे हैं। तो ये हो गया सैंक्शन स्ट्रेंथ। करंट स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें, वर्तमान में राज्यसभा में कितने लोग हैं, तो वर्तमान में 245 सदस्य हैं, जिसमें 229 मेंबर्स स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के हैं और 12 सदस्य जो नॉमिनेटेड सदस्य हैं। अब यहां पर हम जब बात करते हैं कि स्टेट्स, दैट इज यूनियन टेरिटरीज और स्टेट का रिप्रेजेंटेशन कहां मिलता है आपको, यहां पर राज्यसभा में मिलता है। अब यूनियन टेरिटरीज में केवल और केवल दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी का रिप्रेजेंटेशन आपको कहां मिलता है, राज्यसभा में। तो दैट मींस सभी यूनियन टेरिटरीज का जो है रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता है, केवल और केवल दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी का जो है आपको रिप्रेजेंटेशन कहां मिलेगा, राज्यसभा में। तो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब 12 नॉमिनेटेड सदस्यों की हमने बात की थी, तो प्रेसिडेंट वाले टॉपिक में भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं कि आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड सोशल सर्विसेज में जिन लोगों के पास स्पेशल नॉलेज है या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, ऐसे लोगों को प्रेसिडेंट क्या करते हैं, नॉमिनेट करते हैं। ठीक है, अब इसके पीछे रैशनैलिटी क्या है, क्यों इन लोगों को राज्यसभा भेजा जा रहा है, क्यों इनको इलेक्शन लड़ने के लिए नहीं कहा जा रहा है, बिकॉज दीज आर एमिनेंट पीपल, अपने फील्ड के बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस और कह सकते हैं नॉलेजेबल पर्सन है। लेकिन ये लोग आम जनमानस में बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं होते हैं। सो ऐसे लोगों को हम कैसे यूज कर सकते हैं या इनके नॉलेज को हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, तो उसके लिए जो है राज्यसभा का जो है कह सकते हैं यूज किया जाता है कि विदाउट गोइंग इनटू इलेक्शन इनको यहाँ पर जो है इस माध्यम से हम क्या करते हैं, राज्यसभा में इनको सदस्यता देते हैं और इनका जो एक्सपीरियंस है, इनका जो इनकी जो नॉलेज है उसको हम यूज करते हैं या उसको उसको हम कैटर करते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब ठीक इसी प्रकार से कि मान लीजिए एक यूनियन पार्लियामेंट जो है उसकी इच्छा है कि किसी सब्जेक्ट मैटर के ऊपर जो है नियम नियम या कानून बनाया जाए। ठीक है, सो इफ द यूनियन पार्लियामेंट विशेस टू मेक एनी रूल्स एंड रेगुलेशन एंड द सब्जेक्ट मैटर इज मेंशन्ड इन द स्टेट लिस्ट, तो उसके लिए क्या होगा, राज्यसभा का जो है अप्रूवल जो है बहुत ही ज्यादा एसेंशियल है। विदाउट द अप्रूवल
ऑफ द राज्यसभा, यूनियन पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट मैटर के ऊपर कानून नहीं बना सकती। इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से जैसे मैंने आपसे कहा था कि राज्यसभा में रिप्रेजेंटेशन किसका है, राज्यों का है और केंद्र शासित प्रदेशों का है। सो एनी मैटर दैट अफेक्ट्स द स्टेट मस्ट बी रिफर्ड टू इट एंड कंसेंट एंड अप्रूवल इज रिक्वायर्ड। तो दैट मीन्स ऐसा कोई भी कानून नियम जो लोकसभा से पारित हो रहा है या सरकार पारित करना चाहती है जिसका सीधा इम्पैक्ट राज्यों पर है, तो उसके लिए आपको राज्यसभा की कंसेंट चाहिए होगी। और सिर्फ कंसेंट नहीं चाहिए होगा, ऐसा बिल आपको क्या करना पड़ेगा, राज्यसभा से पास करवाना पड़ेगा। उसके बाद ही जो है सब्जेक्ट मैटर के ऊपर कानून बन सकता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट हाउस की, दैट इज द लोकसभा। लोकसभा को हम हाउस ऑफ पीपल भी कहते हैं, इसको जो है हाउस ऑफ पीपल भी कहा जाता है, या कॉमनली नेम जो है वो लोकसभा का है। इसको जो है फर्स्ट चैम्बर भी आप कह सकते हैं। ठीक है, इसमें जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो है 550। वर्तमान में 530 सदस्य जो हैं राज्यों से आते हैं और 20 मेंबर्स आर कमिंग फ्रॉम द यूनियन टेरिटरीज। अब करंट जो स्ट्रेंथ है वर्तमान में लोकसभा की जो स्ट्रेंथ है वो है 543, दैट इज 530 मेंबर्स आर कमिंग फ्रॉम द स्टेट्स एंड 13 आर कमिंग फ्रॉम द यूनियन टेरिटरीज। अब यहां पर मैं आपको 95th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2009 का जो है रेफरेंस देना चाहूंगा। 95th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2009 के द्वारा जो है यहाँ पर प्रेसिडेंट को पावर थी कि वो क्या कर सकते थे, दो एंग्लो इंडियंस को जो है नॉमिनेट कर सकते थे लोकसभा में। लेकिन ये जो प्रोविजन था वो 2020 तक ही था, उसके बाद इसको एक्सटेंड नहीं किया गया है। सो एट प्रेजेंट यहाँ पर लोकसभा की जो स्ट्रेंथ है वो है 550। तो 552 जो प्रीवियसली हुआ करता था अब वो घट के 550 हो गया। तो इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर लोकसभा में जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो कैसे आते हैं, दे कम थ्रू डायरेक्ट इलेक्शन। दैट मीन्स उनको क्या करना है, इलेक्शन फेस करना है। अब डायरेक्ट इलेक्शन कहने का मतलब क्या है कि देखिए, जैसे अगले वर्ष जो है लोकसभा का जब इलेक्शन होगा तो भारत को क्या किया जाएगा, अलग अलग कॉन्स्टिट्युएंसी में डिवाइड किया जाएगा। इंडिया को अलग अलग 550 कॉन्स्टिट्युएंसीज में डिवाइड किया जाएगा और हर एक कॉन्स्टिट्युएंसी से एक व्यक्ति जो है जीत कर जब इलेक्शन आएगा तो हम क्या कहेंगे कि ही इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। तो ये जो है आपका जो है डायरेक्ट इलेक्शन का फॉर्मेट है लोकसभा का। ठीक है, अब यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए है कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द लोकसभा इज टू सेलेक्ट एग्जीक्यूटिव, अ ग्रुप ऑफ पर्सन हु वर्क टुगेदर टू इम्प्लीमेंट द पार्लियामेंट। अब देखिए यहाँ पर आपको मैंने क्या कहा कि जब 2024 में लोकसभा का इलेक्शन होगा तो मैंने क्या कहा कि भारत को 550 जो है कॉन्स्टिट्युएंसीज में डिवाइड कर दिया जाएगा और हर एक कॉन्स्टिट्युएंसी से जो रिप्रेजेंटेटिव आएगा उसको हम क्या कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं, बिकॉज ये लोकसभा में बैठेगा। ओके, अब देखिए यहाँ पर जिस भी पॉलिटिकल पार्टी के पास इन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की संख्या सबसे ज्यादा, जिनके पास भी ज्यादा होगी, जिस भी पॉलिटिकल पार्टी के पास नंबर ऑफ एमपीज की सदस्य या कह सकते संख्या सबसे ज्यादा होगी, वो प्रेसिडेंट को अपना जो है क्लेम देंगे कि हमारे पास सबसे ज्यादा संख्या बल है तो हमें सरकार बनाने का जो है न्योता दिए या बनाने का मौका दिया जाए। और जो पॉलिटिकल पार्टी क्लेम करेगी कि उसके पास सबसे ज्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, उसके सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो इलेक्शन जीत कर आए हैं, तो बट नेचुरली वो क्या करेगी, सरकार बनाएगी भी। अब सरकार बनाने के बाद क्या होगा, जो सरकार बनेगी, जो गवर्नमेंट बनेगी, उसके क्या होंगे, मिनिस्टर्स होंगे। तो ये जो मिनिस्टर्स हैं वो क्या है, बेसिकली दे आर पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव के हिस्सा हैं। लेकिन इनकी प्रायर कंडीशन क्या है, इनके पास क्या है, लेजिस्लेचर का जो है इनके पास मेंबरशिप होना चाहिए। तो यहां पर ओवरलैपिंग है कि जो व्यक्ति लेजिस्लेटिव ऑर्गन का पार्ट है वही व्यक्ति जो है क्या है, एग्जीक्यूटिव का भी हिस्सा होगा, लेकिन सभी के सभी नहीं होंगे। यहाँ कहने का मतलब ये है कि 550 के 50 जो है एग्जीक्यूटिव में उनको आप रिफ्लेक्ट होते नहीं देखेंगे। ये इनमें से ही कुछ लोग जो है मंत्री बनेंगे, ऑब्वियस सी बात है। जैसे हमने लोकसभा के कंटेक्स्ट में बात किया था या हम एग्जीक्यूटिव की बात हम कर रहे थे कि भाई लोकसभा का जो 15% स्ट्रेंथ है वही मैक्सिमम नंबर है जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लिए डिसाइड किया गया है। तो ये जो
जो स्ट्रेंथ होगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, उनमें जो भी मंत्री बनेगा, बेसिकली उसके लिए कंडीशन नंबर 1 क्या है कि उसको जो है लोकसभा का इलेक्शन जीतकर आना ही आना है, या राज्यसभा से उसको सदस्यता लेनी ही पड़ेगी। तो बेसिकली जो लोकसभा में लोग हैं, यहाँ पर इम्पोर्टेंट फंक्शन क्या है इनका कि इनको जो है एक तरह से यही लोग जो है एग्जीक्यूटिव का काम करते हैं, दैट मीन्स लॉज को इम्प्लीमेंट करने का काम करते हैं। सो ये अगेन एक तरह से क्या है, ब्लेंड है, इसको भी समझना है आप सभी स्टूडेंट्स को। अब हम बात करेंगे मेंबरशिप की, भाई लोकसभा और राज्यसभा की मेंबरशिप कैसे मिलती है। तो यहाँ पर दो तरीके हैं, यहाँ पर मेंबरशिप को समझने के लिए दो प्रोविजंस को जान लीजिए। एक तो क्या है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का जो संविधान है, उसमें कुछ कंडीशंस मेंशन है, जैसे कि ही और शी शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, तो आपको भारत का नागरिक होना जरूरी है। अगर आप क्या कर रहे हो, राज्यसभा की सदस्यता आपको चाहिए, तो एटलीस्ट आपकी उम्र क्या होनी चाहिए, कम से कम 30 वर्ष की होनी चाहिए, मिनिमम 30 होनी चाहिए। और आपको क्या करना है, ओथ लेना है। दैट मीन्स वंस यू आर इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो आपको क्या है, संविधान के प्रति जो है आपको ओथ लेनी, शपथ लेनी पड़ेगी। अब इसके अलावा जो हमारे पास दूसरा सोर्स है वो क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 भी कुछ बात करता है कि अगर आपको लोकसभा या राज्यसभा की सदस्यता चाहिए, तो पहला क्या है, यू मस्ट बी रजिस्टर्ड एज अ वोटर इन स्टेट फ्रॉम विच यू वांट टू गेट इलेक्टेड। मान लीजिए आपको क्या है, उत्तर प्रदेश से राज्यसभा का जो है टिकट चाहिए, या आपको एंट्री चाहिए फ्रॉम राज्यसभा एंड फ्रॉम उत्तर प्रदेश। तो 2003 से पहले प्रोविजन क्या था कि आपको उत्तर प्रदेश में एक वोटर के तौर पर आपका रजिस्ट्रेशन जो है जरूरी था, कंपलसरी था। लेकिन आफ्टर 2003 के बाद रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट में क्या किया गया है, संशोधन किया गया है, और नया कानून क्या कहता है कि एनी इंडियन can contest for Rajya Sabha. The only thing is कि he should be enrolled as a voter in any state. तो जरूरी नहीं है कि अगर आपको यूपी से जो है राज्यसभा की सदस्यता चाहिए, तो आपको यूपी के इलेक्टोरल रोल में आपका नाम होना चाहिए। नो, इंडिया के किसी भी स्टेट में अगर आपका नाम है, कहीं पर भी आप रहते हो, आप कहीं से भी इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हो। तो दैट इज द अमेंडमेंट, और दैट चेंज हैज बीन डन इन 2003। इसको ध्यान में रखेंगे सभी लोग। इसी क्रम में हम जब लोकसभा की बात करते हैं, तो लोकसभा के लिए भारत का नागरिक होना जरूरी है, और कम से कम यहाँ पर 25 वर्ष की आपकी आयु होनी चाहिए। यू मस्ट बी एटलीस्ट 25 ईयर्स ऑफ एज। 25 से कम में होंगे तो आप लोकसभा का इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं। एंड एज अगेन आपको जो है संविधान के प्रति जो है अपनी जो है फेथ और एलिजियंस रखना है। आपको देश की एकता और अखंडता के लिए क्या करना है, उसमें जो है बिलीव करना है। यू मस्ट अपहोल्ड द सॉवरेंटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री, इसको ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा जो है यहाँ पर जो है कुछ और, जैसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट की रिक्वायरमेंट है। अब संविधान एक और कंडीशन इंपोज करता है कि मान लीजिए आपकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो रिजर्व्ड है, शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब सीट डिक्लेयर की गई है, तो आपको क्या होना पड़ेगा, आपको उसी कम्युनिटी से बिलोंग करना पड़ेगा। मान लीजिए कोई एससी सीट है या एसटी सीट है लोकसभा की, तो ओनली अ मेंबर फ्रॉम एससी और एसटी ट्राइब कैन कंटेस्ट। ठीक है, तो वहां पर जो है उसी व्यक्ति को वहां से चुना जाएगा। तो ये ध्यान रखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है। अब इसी क्रम में हम जो है डिस्क्वालिफिकेशंस की बात कर लें कि भाई ऐसा क्या आप करेंगे कि आपकी जो सदस्यता है, मेंबरशिप है, वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। तो अगेन हम कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड्स को सबसे पहले पढ़ेंगे कि आपके पास ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है तो आपको क्या किया जाएगा, आपकी जो है सदस्यता चली जाएगी। ठीक इसी प्रकार से यू शुड नॉट बी अनसाउंड माइंड। अगर आप अनसाउंड माइंड के हैं तो आपकी जो है सदस्यता जो है कैंसिल हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर अनसाउंडनेस ऑफ माइंड को यहाँ पर क्या है, लीगल अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की बात की गई। दैट मीन्स आपको कोर्ट से डिक्लेयर कराना पड़ेगा कि आप साउंड हैं। ठीक है, ठीक इसी क्रम में क्या है, अगर आप अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हैं, आपके ऊपर वित्तीय देनदारियां हैं, तो ऐसे में आपकी जो है सदस्यता के ऊपर ग्रहण लग सकता है। मान लीजिए आपने भारत की नागरिकता का त्याग कर दिया है, दैट मीन्स यू आर नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, तो देन नेचुरली आपकी जो सदस्यता है वो चली जाएगी। या ऐसा कोई नियम और कानून जिसको पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया है, और उस कानून के अकॉर्डिंगली अगर आप जो है डिस्क्वालीफाई होते हैं, तो भी आपकी जो है सदस्यता चली जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ डिस्क्वालिफिकेशंस है। अब यहाँ पर जैसे पार्लियामेंट के कानून की हमने बात की थी, तो यहाँ पर देखिए पार्लियामेंट ने कानून बनाया है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951।
ये जो कानून है ये कुछ डिस्क्वालिफिकेशंस को जो है हाईलाइट करता है। जैसे कि मान लीजिए यू आर फाउंड गिल्टी ऑफ सर्टन इलेक्शन ऑफेंसेस, दैट इज इलेक्शन के दौरान आपने कुछ करप्ट प्रैक्टिसेस की हैं और उसके आप दोषी सिद्ध होते हैं, तो ऐसी सूरत में आपकी सदस्यता चली जाएगी। ठीक है। मान लीजिए आपने कोई ऐसा ऑफेंस कमिट किया, ऐसा कोई अपराध किया है जिसके लिए आपको 2 या 2 से अधिक वर्ष के लिए जो है सजा मिली है, तो ऐसी सूरत में क्या होगा, आपकी जो सदस्यता है वो समाप्त हो जाएगी। यू विल नॉट बी अ मेंबर ऑफ द लोकसभा। आपको जो है आपकी मेंबरशिप जो है चली जाएगी। ठीक इसी प्रकार से अगर मान लीजिए किसी सरकारी उसमें आप एम्प्लॉयमेंट में थे एंड यू हैव बीन डिसमिस्ड फ्रॉम दैट सर्विसेज, एंड डिसमिसल के ग्राउंड क्या थे, करप्शन थे, कि आपने घूस ली थी, करप्शन लिया था, या डिसलॉयल्टी थी, आप इस देश के प्रति क्या थे, गद्दार थे, और इस कारण से आपकी नौकरी से आपको बर्खास्त किया गया है, तो ऐसी सूरत में यू कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक। और नेक्स्ट है कि अगर आपने अपने ही देश में मान लीजिए दो समुदायों के बीच में शत्रुता फैलाई है, एनिमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल, या आपने ब्राइबरी का ऑफेंस कमिट किया है, घूस देने का काम किया है, तो ऐसी सूरत में क्या है, यू कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है। इसके अलावा मेंबर जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट कहता है कि सपोज दैट आप जो है किसी सोशल क्राइम के कन्विक्टेड हैं, दैट मीन्स जैसे कि आप अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस करते हैं, या आपने दहेज लिया है, या सती जैसी प्रथा को आप जो है उसके प्रैक्टिस या उसको उसको आप बढ़ावा देते हैं, उसके लिए आपको पनिश किया गया, यू आर फाउंड गिल्टी, तो ऐसी सूरत में भी आपकी जो है सदस्यता जा सकती है। अब यहाँ पर टेन्योर की बात कर लेंगे कि एक सदस्य के तौर पर आपका कार्यकाल कितना बड़ा होगा। तो राज्यसभा के केस में देखिए यहाँ पर क्या है कि क्योंकि राज्यसभा का डिसोल्यूशन नहीं होता है, फिक्स है, तो यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट से आपको जो है यहाँ पर 6 ईयर मिलेगा, लेकिन संविधान में कहीं पर भी इस चीज को नहीं लिखा गया है कि राज्यसभा की जो मेंबरशिप है वो 6 ईयर्स की है। हाँ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट को जब आप पढ़ते हैं तो वहां से आपको इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस मिलता है कि जो राज्यसभा का सदस्य होगा उसकी सदस्यता 6 वर्ष की होगी। तो इस पॉइंट को थोड़ा संभल कर रखिएगा, क्योंकि एग्जामिनर इस पॉइंट को बहुत यूज करते हैं। वो कहते हैं कि संविधान के हिसाब से बताइए, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन व्हाट इज द टेन्योर ऑफ द मेंबर ऑफ राज्यसभा। तो वहां कहेंगे नॉट डिफाइंड भी ऑप्शन रहेगा आपका एक, और एक ऑप्शन रहेगा कि 6 ईयर्स। तो ये जो 6 ईयर्स का प्रावधान है, जो 6 ईयर का प्रावधान है वो संविधान में कहीं नहीं है, उसको जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के थ्रू जो है इंटरप्रेट किया गया है। यहाँ पर जो संविधान कहता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है, वो कहता है कि 1/3 मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा विल रिटायर एवरी 2 ईयर। हर 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य क्या होंगे, वो जो है राज्यसभा के रिटायर होंगे, बट दे विल ऑल्सो हैव द इंटाइटलमेंट टू कंटेस्ट द इलेक्शन अगेन। दैट मीन्स वो रिटायर करेंगे और चाहे तो वो पुनः जो है इलेक्शन को कंटेस्ट कर सकते हैं। सो ये कॉन्स्टिट्यूशनल कह सकता हूं मैं जो है मैंडेट है। ठीक इसी क्रम में हम जब लोकसभा की बात करते हैं, तो लोकसभा का जो नॉर्मल टेन्योर है, नॉर्मली जो है वो 5 वर्ष का है। ठीक है। लेकिन मान लीजिए देश में आपातकाल लगा हुआ है, तो ऐसी सूरत में जो है जो लोकसभा का कह सकता है टेन्योर है, उसको जो है इंक्रीज किया जा सकता है 1 साल के लिए एट अ टाइम। ठीक है। लेकिन जैसे ही इमरजेंसी समाप्त होगी, तो विद इन 6 मंथ आपको क्या कराना पड़ेगा, लोकसभा का इलेक्शन कराना मैंडेटरी है। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे सभी बच्चे। अब हम बात करते हैं पावर एंड फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट। पावर और फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट को जब हम पढ़ेंगे तो अलग अलग वर्टिकल्स में पढ़ेंगे। जैसे लेजिस्लेटिव फंक्शन की बात कर लें, तो यहाँ पर जो पार्लियामेंट है वो केवल और केवल यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट मैटर के ऊपर कानून बनाने का अधिकार रखती है। लेकिन जैसा मैंने अभी कहा था कि सपोज दैट अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट मैटर है जो कहीं मेंशन नहीं है, दैट इज यूनियन लिस्ट नहीं है, कॉन्करेंट लिस्ट में भी नहीं है, स्टेट लिस्ट में भी नहीं है, तो उसको कहते हैं रेसिड्यूरी पावर। तो ऐसी कोई भी विषय वस्तु जो ना यूनियन लिस्ट में है, जिसका जिक्र कॉन्करेंट लिस्ट में भी नहीं है, जिसका जिक्र स्टेट लिस्ट में नहीं है, तो ऐसी सूरत में वो जो सब्जेक्ट मैटर होगा उसके ऊपर कानून बनाने का अधिकार किसका होगा, पार्लियामेंट का होगा। पार्लियामेंट नॉर्मली जो है कानून बनाएगी किसके ऊपर, यूनियन लिस्ट के ऊपर, और कॉन्करेंट लिस्ट के ऊपर भी बना सकती है। लेकिन कॉन्करेंट लिस्ट के ऊपर राज्यों को भी अधिकार है कि वो जो है लॉ बनाए। तो ये संभल कर रखना है यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट को, एक सभी एस्पिरेंट इस बात को समझ लें। जो कॉन्करेंट लिस्ट है, इस कॉन्करेंट लिस्ट के ऊपर जो है बोथ यूनियन
एंड स्टेट बोथ हैव द राइट टू मेक रूल्स एंड रेगुलेशन। अब जब दोनों लोग कानून बनाएंगे, मान लो केंद्र सरकार कानून बना रही है, राज्य सरकार कानून बना रही है, तो यहाँ पर एक कंडीशन या एक कह सकता हूं मैं पॉसिबिलिटी ऐसी हो सकती है कि दोनों ही कानून क्या हो, आपस में विरोधी हो, परस्पर विरोध हो। दैट इज जो केंद्र सरकार ने कानून बनाया और जो राज्य सरकार ने कानून बनाया उनमें विरोध है, तो ऐसी सूरत में क्या होगा, यूनियन के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा जो कानून बनाया जाएगा वो इन्फोर्सेबल होगा, और राज्यों के द्वारा कानून बनाया गया होगा जो उसको जो है वर्जी या कह सकते हैं इंपॉर्टेंस नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये है, क्योंकि मान लीजिए अगर दोनों ने इस कॉन्करेंट लिस्ट के सब्जेक्ट मैटर के ऊपर कानून बनाया और दोनों के द्वारा जो कानून बनाया गया आपस में कंपैटिबिलिटी है, दैट मीन्स उनमें आपस में सामंजस्य है, सामंजस्य होने के नाते अब उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन सपोज दैट कि दोनों में विरोधाभास है, तो अब केंद्र का कानून लागू होगा कि राज्य का, तो ऐसी सूरत में संविधान ने कह दिया है कि भाई केंद्र के द्वारा बनाया गया जो कानून होगा वो सुपरसीड कर जाएगा। रेसिड्यूरी पावर कहाँ है, तो पार्लियामेंट के पास है। ये भी प्रीलिम्स में पूछा जाता है। फाइनेंशियल फंक्शन की बात करा जाए तो पार्लियामेंट को कहा क्या जाता है, कस्टोडियन ऑफ पब्लिक मनी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। किसको कहा जाता है कस्टोडियन ऑफ पब्लिक मनी, पार्लियामेंट के लिए कहा जाता है। सरकार के पास ही ये अधिकार है वो कि नए नए टैक्सेस को इम्पोज करे या एग्जिस्टिंग टैक्स को क्या कर सकती है, किसी प्रकार का उसमें तब्दीली ला सकती है। ठीक है, और हर वर्ष जो है सरकार जो है बजट पेश करती है, तो ये सारी की सारी जो शक्तियां हैं ये फाइनेंशियल पावर में आएंगी। ठीक इसी प्रकार से इलेक्टोरल फंक्शन की बात करा जाए तो पार्लियामेंट participate in the elections of the president of India and also elects the वाइस प्रेसिडेंट। ऑब्वियस सी बात है, जो पार्लियामेंट के जो मेंबर्स होते हैं वही जो है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक इसी प्रकार से जब लोकसभा में स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर या राज्यसभा के डेप्यूटी चेयरमैन की बात करा जाए, तो जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उनमें से ही स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर, और राज्यसभा के ही सदस्यों के बीच जो है डेप्यूटी स्पीकर का चुनाव होता है। तो ये इलेक्टोरल फंक्शन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर रिमूवल की बात की जाए तो पार्लियामेंट के माध्यम से ही कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शनरीज जो है, इंपॉर्टेंट पोस्ट पे जो लोग बैठे हैं उनको हटाया जा सकता है। जैसे कि प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट को हटाया जा सकता है अगर वो संविधान का वायलेशन करते हैं। जैसे कि हमने पढ़ रखा है प्रेसिडेंट की केस में इम्पीचमेंट की प्रक्रिया है। इम्पीचमेंट कहाँ, जब वो संविधान का उल्लंघन करेंगे तो ऐसी सूरत में संविधान में उपबंध है कि उनको उनके पद से हटाया जा सकता है। तो इस तरह की जो शक्ति होती है उसको हम रिमूवल पावर कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से अमेंडमेंट पावर भी है कि संविधान में संशोधन लाने की शक्ति किसके पास है, तो पार्लियामेंट के पास है। ठीक है, और ठीक इसी तरह से कुछ एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं। दैट मींस एग्जीक्यूटिव पावर में क्या है, जैसे कि क्वेश्चन आवर है, जीरो आवर है, कॉलिंग अटेंशन मोशन है, एडजर्नमेंट मोशन है। ये कुछ शक्तियां हैं जिनके माध्यम से पार्लियामेंट क्या करती है, इट कंट्रोल्स द एग्जीक्यूटिव। पार्लियामेंट का क्या है, एग्जीक्यूटिव के ऊपर कंट्रोल है। सो ये ध्यान में हमें रखना है, ये एग्जीक्यूटिव पावर्स की क्या है इंपॉर्टेंस है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे तो हम बात करेंगे सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट। सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट के ऊपर जो है बीपीएससी में ऑलरेडी सवाल पूछा जा चुका है। ठीक है, इस तो यहाँ पर जो है ध्यान रखेंगे कि समनिंग ऑफ द पार्लियामेंट इज स्पेसिफाइड इन आर्टिकल 85 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पर समन करने की पावर किसको है, प्रेसिडेंट को। ये हम ऑलरेडी प्रेसिडेंट का जब टॉपिक पढ़ रहे तो हमने पढ़ा था कि टाइम टू टाइम हर साल जो है जब नई लोकसभा का गठन होगा या एनुअल जो पहला जो इनका सेशन होगा उसको समन करने का अधिकार किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास है। इसी इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूं कि दो सत्र के बीच में, टू सेशंस के बीच में 6 महीने से अधिक का गैप नहीं हो सकता है। तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दो सत्र के बीच में 6 महीने से अधिक का गैप नहीं हो सकता है, ये ध्यान में रखना है। अब हम जब सेशंस की बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी इसके ऊपर कहा नहीं गया। दैट मीन्स हम कन्वेंशन के आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत में 3 सेशन है। दैट इज फर्स्ट, जिसको हम कहते हैं बजट सेशन कहते हैं, ये सबसे लंबा सेशन होता है। ये जो है जनवरी में स्टार्ट होता है और अप्रैल तक ये चलता है। ठीक है, उसके बाद जो है मॉनसून सेशन आता है जो सेकंड सेशन कहलाता है। ये जो है जुलाई उलाई में स्टार्ट होगा और अगस्त तक खत्म हो जाता है। इसी क्रम में विंटर सेशन आता है थर्ड, जिसको हम कहते हैं नवंबर से दिसंबर के बीच में सबसे छोटा सेशन होता है जिसको हम कहते हैं विंटर्स। तो बेसिकली ये क्या है,
इन्हीं 3 सत्रों के बारे में हम जानते हैं। इंडिया में केवल और केवल 3 सेशन है और ये तीनों सेशन कहीं से भी कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड नहीं है। ये क्या है, कन्वेंशनल बेस्ड है, कन्वेंशन के आधार पर है। तो हम कह सकते हैं कि पार्लियामेंट का ऐसा कोई पार्लियामेंट्री कैलेंडर फिक्स नहीं है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो ये पूरा सेशन का जो टॉपिक है, अगर हम पार्लियामेंट्री सेशंस की बात करें तो प्योरली ये कन्वेंशन बेस्ड है। ओके, सो इस तरह का कोई फिक्स कैलेंडर हमारे पास नहीं जिसको हम अडॉप्ट करते हो। अब हम बात करने वाले हैं प्रिलिमिनरी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कोरम के ऊपर। कोरम क्या है, वो न्यूनतम संख्या है जो एसेंशियल है पार्लियामेंट के लिए, अगर लोकसभा या राज्यसभा को काम करना है। दैट मीन्स अगर लोकसभा में, अगर राज्यसभा में 1/10 सदस्य नहीं होंगे तो लोकसभा और राज्यसभा को जो है वो काम नहीं करेगी। दैट मीन्स कोरम क्या कहलाता है, इट इज द मिनिमम स्ट्रेंथ विच इज रिक्वायर्ड फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द लोकसभा और द राज्यसभा। तो लोकसभा के अगर हम कह सकते हैं 1/10 मेंबर नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पर हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि जैसे हम कह रहे हैं 550 सदस्य हैं और इसके क्या चाहिए, हमें मिनिमम 1/10 चाहिए। तो 1/10 कहने का मतलब क्या हुआ कि मिनिमम 55 मेंबर्स चाहिए लोकसभा के। अगर ये लोग उपस्थित नहीं होंगे तो लोकसभा का जो कार्यक्रम है वो आगे नहीं चलेगा। दैट मीन्स इट विल बी सस्पेंडेड। उसको जो है जब तक ये सदस्य नहीं आ जाते हैं, न्यूनतम संख्या पूरी नहीं होगी, तब तक इसकी कार्रवाई आगे नहीं चलेगी। ठीक इसी क्रम में जो है राज्यसभा का भी है। इसी के बाद हम मोस्ट इंपॉर्टेंट अगेन प्रिलिमिनरी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर ज्वाइंट सेशन का जो प्रोविजन है, संविधान के अनुच्छेद 108 आर्टिकल 108 जो है वो ज्वाइंट सेशन की बात करता है। ज्वाइंट सेशन मतलब जहां पर लोकसभा और राज्यसभा एक साथ बैठकर काम करे, तो इसको हम कहते हैं ज्वाइंट सेशन। अब जाहिर सी बात है, ऐसा कब होगा, ये नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में तो होगा नहीं। अगर किसी बिल को लेकर जो है लोकसभा और राज्यसभा में क्या है, डेडलॉक हो जाए, तो ऐसी सूरत में उस डेडलॉक का सलूशन क्या है, जॉइंट सेशन। तो जॉइंट सेशन के लिए कुछ कंडीशन है, चलिए इन कंडीशंस को जान लेते हैं। कि सपोज दैट कोई बिल जो है, इफ द बिल इज रिजेक्टेड बाय द अदर हाउस, लोकसभा से पास हो गया और राज्यसभा से रिजेक्ट हो गया, तो ये क्या हो गया, डेडलॉक हो गया। किसी एक बिल के ऊपर क्या है, दोनों हाउसेस का जो कह सकते हैं ओपिनियन है बटा हुआ है, तो ऐसी सूरत में यहाँ पर जो है हम जो है जॉइंट सेशन करा सकते हैं। सपोज दैट इफ द हाउस हैज फाइनली डिसएग्रीड एज द अमेंडमेंट टू बी मेड इन द बिल, मान लीजिए जो हाउस है वो क्या है, डिसएग्री कर रहा है बिल में किसी प्रकार के संशोधन को लेकर, तो ऐसी सूरत में क्या है, यहाँ पर जो है डेडलॉक हो गया और यहाँ पर हम क्या करेंगे, जॉइंट सेशन को कॉल करेंगे। मान लीजिए 6 महीने से ज्यादा का वक्त बीत गया है, इफ मोर देन 6 months हैव पास्ड एंड द अदर हाउस हैज नॉट गिवन हिज व्हाट से ओपिनियन, मान लीजिए लोकसभा से कोई बिल पास हो गया और राज्यसभा में गया और राज्यसभा ने 6 महीने तक उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं की है, तो ऐसी सूरत में मान लिया जाता है कि यहाँ पर क्या डेडलॉक हो गया है और इन कंडीशन में हम क्या करेंगे, ज्वाइंट सेशन की बात करते हैं। अब ज्वाइंट सेशन कॉल करने का अधिकार किसके पास है, तो जैसा हमने प्रेसिडेंट के केस में आपको बढ़ाया था सभी बच्चों को, तो प्रेसिडेंट के पास अधिकार है कि वो ज्वाइंट सेशन को कॉल कर सकते हैं। तो ज्वाइंट सेशन को कॉल करने का अधिकार किसके पास है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है। लेकिन इसको प्रिसाइड कौन करेगा, जब ये ज्वाइंट सेशन चलेगा तो उसको प्रिसाइड करने वाला ऑफिसर कौन होगा, उसके लिए होगा लोकसभा का स्पीकर। तो ज्वाइंट सेशन को प्रिसाइड कौन करता है, स्पीकर ऑफ द लोकसभा। ज्वाइंट सेशन को कॉल करने की शक्ति किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास है। ठीक है, सपोज दैट मान लीजिए स्पीकर महोदय नहीं है, तो डेप्यूटी स्पीकर जो होंगे लोकसभा के, ही इज गोइंग टू बी द प्रिसाइडिंग ऑफिसर फॉर द ज्वाइंट सिटिंग। इस बात को ध्यान में रखेंगे। सपोज दैट मान लीजिए ज्वाइंट सेशन में आपके जो है डेप्यूटी स्पीकर भी नहीं है, तो डेप्यूटी चेयरमैन के पास ये जिम्मेदारी जाएगी, यहाँ पर चेयरमैन के पास ये जिम्मेदारी नहीं जाएगी। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब तक जो है केवल और केवल 3 बार जो है जॉइंट सेशन कॉल किया गया है। पहली बार डाउरी प्रोहिबिशन बिल के ऊपर 1960 में कॉल किया गया था। दूसरी बार बैंकिंग सर्विसेज कमीशन के ऊपर कॉल किया गया था इन ईयर 1977। और लास्ट जो सबसे लेटेस्ट है, दैट इज प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल 2002 के ऊपर जो है यहाँ पर जॉइंट सेशन कॉल हुआ। तो अब तक केवल और केवल 3 मर्तबा या 3 बार ही जो है जॉइंट सेशन हुआ है। 3 बार में जो जो बिल जो थे क्वेश्चन में थे, जिनकी वजह से जॉइंट सेशन हुआ, वो था डाउरी प्रोहिबिशन बिल 1960, बैंकिंग सर्विस कमीशन रिपील बिल 1977 एंड प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल 2002। इन तीनों ही
बिलों के ऊपर जॉइंट सेशन कॉल किया गया था। अब देखिए यहाँ पर हमने जब आपसे बात की थी कि पार्लियामेंट का काम क्या है, नियम और कानून बनाना, कानून बनाने की बात की। ठीक है, तो कानून बनाने की प्री कंडीशन क्या है कि बिल के फॉर्मेट में जो है उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है पार्लियामेंट में। तो यहाँ पर बिल के फॉर्मेट में हम देखेंगे कि भाई बिल को जो है 2 वर्गों में रखा गया है, या इसका इसका कैटेगराइजेशन हम कहें तो यहाँ पर देखिए एक तो कहलाता है पब्लिक बिल। पब्लिक बिल कहलाने का मतलब क्या हुआ कि ऐसा बिल जो मिनिस्टर के द्वारा जो है हाउस में लाया गया हो। कोई मंत्री के द्वारा अगर कोई बिल लेकर आता है सरकार, या सरकार का कोई मिनिस्टर जब कोई बिल लेकर पार्लियामेंट में आता है तो उसको हम पब्लिक बिल कहते हैं। मान लीजिए कोई मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट है, वो एक बिल लेकर आता है सदन में, तो उसको हम कहते हैं प्राइवेट मेंबर बिल। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो कौन बिल लेकर आ रहा है उस आधार पर हम बिल को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक कहलाता है पब्लिक बिल और दूसरा कहलाता है प्राइवेट मेंबर बिल। प्राइवेट मेंबर बिल क्या है? जो मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, वो सरकार का हिस्सा भी हो सकता है और वो ऑपोजिशन का भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। ठीक है। एक और तरीका है बिल को डिफाइन करने का, उसको क्या है, सब्जेक्ट मैटर के हिसाब से, उसकी जो विषय वस्तु है उसके आधार पर भी हम बिल को डिवाइड करते हैं। जैसे कि पहला हमारा है ऑर्डिनरी बिल। ऑर्डिनरी बिल के लिए क्या खास बात है प्रीलिम्स के एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि भाई ऑर्डिनरी बिल को क्या है, लोकसभा और राज्यसभा कहीं पर भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। ध्यान रखना है कि ऑर्डिनरी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। देखिए यहाँ पर शब्द इस्तेमाल किया है, आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। इसका मतलब है लोकसभा और राज्यसभा कहीं पर भी इसको जो है इनिशिएट किया जा सकता है। और जब ये लोकसभा और राज्यसभा से पास हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, अ, या तो सिंगल हैंडेडली, दैट मीन्स लोकसभा से पास होगा फिर राज्यसभा से पास होगा, या ऑर्डिनरी बिल के केस में क्या है, हम ज्वाइंट सिटिंग भी करा सकते हैं। तो ज्वाइंट सिटिंग के माध्यम से पास हो जाए, तो दैट मीन्स वट एवर में बी द कंडीशन, आइदर इंडिविजुअली, दैट इज लोकसभा से पास होगा फिर राज्यसभा से पास होगा, या ज्वाइंट सेशन के माध्यम से उसको पास कराया गया, फाइनली वो बिल कहां पर आएगा, प्रेसिडेंट के पास आएगा। एंड वाई, फॉर हिज एसेंट। और जब प्रेसिडेंट के सामने वो बिल आता है तो प्रेसिडेंट के पास ऑप्शन क्या होता है, पहला ऑप्शन है कि वो उस बिल का अनुमोदन कर दे, दैट मीन्स उस बिल के ऊपर हस्ताक्षर कर दे, अपनी एसेंट दे दे, और वो कानून बन जाएगा। दूसरा ऑप्शन उनके पास होता है कि वो विदहोल्ड कर सकते हैं अपनी एसेंट को। ठीक है, तो दैट मीन्स वो हाँ भी नहीं कहेंगे, ना भी नहीं कहेंगे। तीसरा ऑप्शन उनके पास होता है कि उस बिल को वो क्या है, रिकंसिडरेशन के लिए रिटर्न कर देते हैं, सदन के पास दोबारा भेज देते हैं। सो इस तरीके से हम क्या कहते हैं, ये पूरा जो है सस्पेंसिव वीटो कहलाता है बेसिकली, कि जहां पर जो है जो इस प्रक्रिया में जो कहीं ना कहीं सस्पेंशन का जो है इस्तेमाल कर रहे हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब हम बात करेंगे दूसरा यहाँ पर कैटेगरी। तो यहाँ पर हम कंपैरेटिव एनालिसिस कर लेंगे सो दैट हम जो है यहीं पर दोनों चीज को जान लें। तो दूसरा हमारा कहलाता है मनी बिल, जिसका प्रावधान कहां पर है, आर्टिकल 110 में। और तीसरा बिल जो है फाइनेंस बिल कहलाता है, जिसका उपबंध कहां है, 117 में। ठीक है, और मनी बिल और फाइनेंस बिल जो है दोनों के देवर, दोनों जो है कैन बी इंट्रोड्यूस इन लोकसभा। इनको केवल और केवल क्या है, लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और दोनों ही सूरतों में, ठीक है, इन केस ऑफ मनी बिल द प्रेसिडेंट कैन आइदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट अ मनी बिल। ये ध्यान रखिएगा कि जब मनी बिल आएगा तो मनी बिल के केस में प्रेसिडेंट के पास केवल और केवल दो ही ऑप्शन है, या तो वो उसको एक्सेप्ट करेंगे या उसको रिजेक्ट करेंगे। ठीक है, संशोधन करने का नहीं है, उसको रिटर्न करने का जो है यहां पर उनके पास पावर नहीं है। बट इन केस ऑफ फाइनेंस बिल प्रेसिडेंट कैन रिटर्न द बिल फॉर द रिकंसिडरेशन। तो ये ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इन केस ऑफ मनी बिल नो ज्वाइंट सेशन कैन बी कॉल्ड। मनी बिल के केस में ज्वाइंट सेशन नहीं कॉल किया जा सकता है। वेयर इज इन केस ऑफ फाइनेंस बिल प्रेसिडेंट कैन कॉल फॉर ज्वाइंट सेशन। तो ज्वाइंट सेशन कहां कहां होगा, केवल और केवल ऑर्डिनरी बिल के केस में और केवल फाइनेंस बिल के कंटेक्स्ट में जो है ज्वाइंट सेशन को कॉल किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे चौथी कंडीशन का, चौथी या चौथा बिल जो है उसके बारे में बात करेंगे। फोर्थ टाइप ऑफ बिल इज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। दैट मीन्स संविधान में आपको क्या है, परिवर्तन लाना है, चेंज लाना है, तो उसको हम कहते हैं, उस तरह के कानून या उस बिल को हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, संविधान में चेंज लाने के लिए। अब देखिए यहां पर जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है इसको हम तीन कैटेगरी में रखते हैं। एक क्या है, जैसे सिंपल मेजोरिटी वाला, जो सिंपल मेजोरिटी से बिल पास हो जाए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, एक कैटेगरी वो हो गई। दूसरी कैटेगरी क्या हो गई, जिसको स्पेशल
बहुमत से जो है आप क्या करेंगे, पारित करेंगे। तो दैट इज द सेकंड टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। और तीसरा कैटेगरी है जो स्पेशल मेजॉरिटी से तो पास होगा ही होगा, प्लस आपको क्या करना है, राज्यों की जो विधानसभा है वहां से भी उनको पास कराना है। दैट मीन्स 1/2, वन हाफ ऑफ द स्टेट, 1/2 कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए 1.5 स्टेट ऑफ द इंडिया, वहां की जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं उनसे भी इस बिल को पास कराना पड़ेगा। दैट मीन्स कि स्पेशल मेजोरिटी से पास कराना है, प्लस आपको उनको क्या करना है, उस बिल को राज्यों की विधानसभाओं से भी पास कराना पड़ेगा। तो कितने राज्य, दैट इज वन हाफ ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट। यहां पर ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहां पर जो है, जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करते हैं तो यहां पर जो उपबंध है, जो प्रोविजन है, वो है आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 क्या करता है, प्रोसीजर की बात करता है कि कैसे आप संविधान में चेंज लाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो शब्द है उसको कहीं पर परिभाषित नहीं किया गया, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और ज्वाइंट सेशन का प्रावधान नहीं लाया जा सकता। अगर मान लीजिए कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है तो ऐसी सूरत में ज्वाइंट सेशन नहीं होगा। दैट मीन्स कि ज्वाइंट सेशन कहां पर कॉल किया जा सकता है, केवल ऑर्डिनरी बिल के केस में और केवल फाइनेंस बिल के केस में जो है ज्वाइंट सेशन को कॉल किया जा सकता है। इस बात को सभी एस्पिरेंट ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन बनता है इस टॉपिक से, इसीलिए इसको मैंने बोला है, आपको डिक्लेयर किया इस बात को, ठीक है। आर्टिकल 368 जो है वो केवल और केवल प्रोसीजर की बात करता है, उसने कहीं पर भी संविधान में डिफाइन नहीं किया कि अमेंडमेंट क्या होगा, और ये भाग 20 का हिस्सा है, ठीक है। और ये जो प्रोविजन है हमने साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया। दैट मींस ये जो अमेंडमेंट का प्रोसेस है हमने कहां से बोरो किया है, साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। सो आई होप कि आज की क्लास आपको इंटरेस्टिंग लगी हो। टिल देन, नेक्स्ट क्लास के लिए सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। अपना खूब ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।